हम अपना जो है वो टॉपिक प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि व्हाट इज़ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ज़ाहिर है अब आप किसी चीज़ की डेटाबेस बना रहे हो तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या है या वो उसकी बेसिक क्या है। प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स अवेलेबल इन एक्स वाई एंड जी कोऑर्डिनेट्स। अब एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स आपको पहले पढ़ चुके हो कि दो तरह से होते हैं। एक्स का पॉजिटिव होगा और नेगेटिव एक्सेस भी होते हैं, इसी तरह वाई के पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेस भी होते हैं, जी के भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के एक्सेस मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोटीन आ रही होती है उसको पहले आइसोलेट किया जाता है, उसके बाद आइसोलेशन के बाद उसको प्योरीफाई किया जाता है। आइसोलेशन मीन्स कि आपके सेल के अंदर जो बाकी कंटेंट है, फॉर एग्जांपल डीएनए है, आरएनए है और इसके अलावा ऑर्गेनेलीज हैं, उन सब से आइसोलेशन की जाती है प्रोटीन की। उसके बाद प्रोटीन्स को प्योरीफाई किया जाता है टू फाइंड आउट या टू कलेक्ट सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन। उसके बाद उस प्रोटीन को फर्दर रिजॉल्व आउट किया जाता है उसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में या उसको 3 डायमेंशनल स्पेस में देखा जाता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। उस सॉल्व्ड पर्टिकुलर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर सॉल्व हो जाता है दैट इज कॉल्ड अ टेबल ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जिसके अंदर एक्स वाई एंड जी मौजूद होंगे। ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, दीज कुड बी ऑफ मिक्सचर। ठीक है। अब एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स में हम लोग तो ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल एलानिन है, ग्लूटामीन है, टायरोसिन है, ये सारे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। बट इन नेचर ये अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट नहीं करते, इंस्टेड इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है अमाइनो एसिड्स के, दोज आर एटम्स। वो एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, उन एटम्स की एक प्लेनर ज्योमेट्री है, उस प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर उसने एग्जिस्ट करना है। फिर उसने एक जो आपका एटम है वो दूसरे एटम के साथ स्पेसिफिक बॉन्ड लेंथ बनाता है, बॉन्ड एंगल बनाता है। वो तमाम की तमाम ज्योमेट्री जो है वो आपकी एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट होती है। ठीक है। वंस द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन इज सॉल्व्ड, जैसे ही प्रोटीन का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सॉल्व होता है, अ टेबल ऑफ एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंटिंग द स्पेशियल पोजीशन ऑफ ईच एटम ऑफ द स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। तो एक टेबल ऐसा जनरेट होता है एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स के साथ जो कि एक एक एटम की ऑफ ईच एटम, कि वो एक एटम की जो स्पेसिफिक पोजीशन है वो स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करता है। द कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड इन प्रोटीन डाटा बैंक। ठीक है, ये आपकी डेटाबेस है प्रोटीन डाटा बैंक के नाम से, जिसके अंदर उस इंफॉर्मेशन को, कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन को डिपॉजिट किया जाता है ताकि वो आपका में पब्लिक हो सके। एज अ कंडीशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अ जर्नल पेपर, PDB is a worldwide central repository of structural information of biological macromolecules and is currently managed by Research Laboratory for Structural Bioinformatics। ठीक है। अब ये क्या है कि वर्ल्ड वाइड सेंट्रल रिपोजिटरी है जिसके अंदर दुनिया में जितने भी अब तक के प्रोटीन स्ट्रक्चर सॉल्व आउट हुए हैं वो इसी के अंदर डिपॉजिट करवाए गए हैं, बिकॉज इट इज़ अ कंडीशन फॉर पब्लिकेशन। अगर वो इसमें डिपॉजिट नहीं करवाएंगे तो आपके वो पेपर पब्लिश नहीं होता। लेकिन इसको जो है मैनेज कौन कर रहा है पीडीपी को, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि पबमेड है या ईएमबीएल है, इन सबको इनको मैनेज करने के लिए एनसीबीआई एंड ईबीआई रिस्पेक्टिवली काम कर रहे हैं। इसी तरह पीडीपी को जो मैनेज कर रहा है दैट इज आरसीएसबी, रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जो कि सिर्फ स्ट्रक्चर्स को डील करती है, बिकॉज स्ट्रक्चर्स इन सीक्वेंस there is a hell of difference between these two things. In addition, the PDB website provides a number of services for structure submission and data searching and retrieval. इसी तरह सिर्फ यही नहीं, PDB वेबसाइट जो है वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जिसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर सबमिशन आ जाती है, उसके अलावा डाटा की सर्चिंग आ जाती है और उसके साथ साथ उसका रिट्रीवल टू टेक योर डाटा बैक, या आप उसको दोबारा एक्सेस कर सकते हो। थ्रू इट्स वेब इंटरफेस कॉल्ड स्ट्रक्चर एक्सप्लोरर, अ यूजर इज एबल टू रीड द समरी इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन स्ट्रक्चर, view and download structure coordinate files, search for structure neighbors of a particular protein, or access related research papers through links to the NCBI PubMed database। अब आप लोगों ने कुछ डेटाबेसेस जो है वो सर्च कर ली हैं, फॉर एग्जांपल यूनिप्रोट सर्च की है, जेनबैंक की है, तो आपने देखा कि उनके अंदर जो है इंफॉर्मेशन डिफरेंट थी।
इसी तरह जो पीडीबी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों को प्रैक्टिकल जो है वो पीडीबी का करवाऊंगी, तो उसमें फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसके अंदर जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर कहाँ से, उसकी समरी कैसे देखी जा सकती है, डाउनलोड कहाँ से किया जा सकता है कोऑर्डिनेट फाइल्स को, उसके अलावा सर्च फॉर स्ट्रक्चर नेबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन, एक्सेस और या आप क्या कर सकते हो कि पर्टिकुलर प्रोटीन के जो नेबर्स हैं, नेबरिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनको फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं वो आप पबमेड से भी इसके अंदर लिंक मौजूद होता है। There are currently more than 30,000 एंट्रीज। ये एंट्रीज अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मोर देन 30,000 जो है वो बहुत पुरानी फिगर है, या बहुत एंट्रीज बढ़ गई हैं, ये आप लोगों को प्रैक्टिकल में आप लोग उसे देख सकोगे। इन द डेटाबेस विद द नंबर इंक्रीजिंग एट अ ड्रामेटिक रेट इन रीसेंट ईयर्स ओइंग टू लार्ज स्केल स्ट्रक्चर प्रोटियोमिक्स प्रोजेक्ट बीइंग कैरिड आउट। ठीक है, पहले इसका ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता था, लेकिन अब चूंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो अब लार्ज स्केल स्ट्रक्चर प्रोटीन प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, जिसके अंदर एक टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फाइंड आउट हो सकते हैं। Most of the databases and database entries are structures of protein. However, a small portion of the database is composed of nucleic acid, carbohydrates, and theoretical models. ज़्यादातर इसके अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड्स, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और थ्योरेटिकल मॉडल्स मौजूद हैं। थ्योरेटिकल मॉडल्स जो एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड मॉडल्स नहीं हैं। बी वेरी केयरफुल, जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन की बात है वहाँ पर उसने स्ट्रक्चर्स की बात की है, और जहाँ पर उसके पास वैलिडेटेड नहीं है, दोज आर थ्योरेटिकल मॉडल्स। Most protein structures are determined by extra crystallography and a smaller number by NMR. Extra crystallography और NMR ये दो टेक्निक्स यूज हो रही हैं currently to find out the XYZ coordinates of proteins. Although the total number of entries in PDB is large, most of the protein structures are redundant. हालांकि एंट्री नंबर काफ़ी है, लेकिन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स रिडंडेंट है। किस वजह से कि आपके पास एक प्रोटीन जो है वो एक ही उसमें पाथवे में काम नहीं करती, डिफरेंट पाथवेज में काम करती है, और उसका को फैक्टर डिफरेंट हो सकता है। इसी तरह जिसके ऊपर वो एक्ट कर रही है, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर वो मॉलिक्यूल डिफरेंट हो सकता है। इस सब वजूहात की बिना पर जिसको जिस पाथवे में प्रोटीन मिली है, उसने उस लिहाज से उस प्रोटीन को जो है उसके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लिया है। अब वो प्रोटीन स्ट्रक्चर हो सकता है वो पहले से ही मौजूद हो, लेकिन डिफरेंट कोफैक्टर के साथ अटैच हो। ऐसा हो सकता है कि वो ऐसी प्रोटीन हो जो किसी ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती हो, तो वो किसी और ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती हो, या फिर ऐसा भी है कि आपके पास बहुत सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल रेजिड्यू म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन डिस्टर्ब हो गई थी, वो अपना फंक्शन कैरी नहीं कर पाई, तो इसलिए उसका स्ट्रक्चर का सबको फाइंड आउट किया गया है। तो ये सारी जो है रिडंडेंसी है, रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये तमाम की तमाम एंट्रीज यूनिक हैं, बिकॉज पीडीबी इज अ प्राइमरी डेटाबेस, तो इसके अंदर रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर विल बी, या रेपिटेशन ऑफ डाटा विल बी प्रेजेंट। ठीक है, although the total number of entries in PDB is large, most of the protein structures are redundant. Namely, they are structures of the same protein determined under different conditions. क्या है कि एक ही प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस में फाइंड आउट हुए हुए हैं एट डिफरेंट रेजोल्यूशन। इसके अलावा डिफरेंट रेजोल्यूशंस में फाइंड आउट हुए हुए हैं। डिफरेंट रेजोल्यूशंस क्या होती हैं कि हमारे पास जो है वेवलेंथ डिफर कर जाती है, एक के ऊपर वेवलेंथ कुछ है, दूसरी की वेवलेंथ कम है या ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, वेवलेंथ अब क्या है कि एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी के अंदर या एनएमआर के अंदर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ यूज़ की जाती है वेव्स की, सो दैट स्ट्रक्चर कुड बी फाइंड। तो ये वेवलेंथ वेरी कर जाती है, और एसोसिएटेड विद डिफरेंट लिगेंड्स और विद सिंगल रेजिड्यू म्यूटेशंस। लिगेंड्स कुड बी एनीथिंग, कोफैक्टर, ड्रग्स। इसके अलावा स्मॉल मॉलिक्यूल विच आर इंटरेक्टिंग विद योर प्रोटीन, दोज आर कॉल्ड लिगेंड्स। और उसके अलावा सिंगल रेजिड्यू म्यूटेशन भी मौजूद है। समटाइम्स प्रोटीन स्ट्रक्चर्स फ्रॉम वेरी क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन्स आर डिटरमिन्ड एंड डिपॉजिटेड इन पीडीबी। क्या होता है कि आपके बहुत क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट किए जाते हैं और डिपॉजिट कर दिए जाते हैं पीडीबी में। A small number of well-studied proteins such as hemoglobin and myoglobins and hundreds of entries. मायोग्लोबिन्स और हीमोग्लोबिन्स ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर स्टडी हो चुकी हुई है, उनके हंड्रेड्स ऑफ पीडीबी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, एक्सक्लूडिंग द रिडंडेंट एंट्रीज। रिडंडेंट एंट्रीज को अगर निकाल दिया जाए तो there are approximately 3000 unique protein structures represented in the database. अब 30,000 में से सिर्फ 3,000 जो हैं, 30,000 एंट्री में से सिर्फ 3,000 यूनिक
प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। दैट इंडिकेट्स कि एक एक प्रोटीन के 30 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं। Among the unique protein structures, there are only a limited number of protein folds available compared to more than 1 million unique protein sequences. ठीक है, आपके पास बहुत कम नंबर हैं फोल्ड्स के, यूनिक फोल्ड्स, जिसकी वजह टर्शरी स्ट्रक्चर्स में जो फोल्ड्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रोटीन जो है वो कोई फंक्शन कर पाती है, वो सिर्फ 800 है, जबकि हमारे पास यूनिक प्रोटीन सीक्वेंसेस आर 1 million इक्वल टू 10 lakh already known, suggesting that the protein structures are much more conserved. Suggesting that the protein structures are much more conserved. A protein fold is a particular topological arrangement of helices, strands and loops. ठीक है, आपका जो प्रोटीन फोल्ड है वो पर्टिकुलर टोपोलॉजिकल अरेंजमेंट है हेलाइसिस की। हेलाइसिस क्या होते हैं? अल्फा हेलिक्स, बीटा स्ट्रैंड्स या शीट्स और लूप्स की। प्रोटीन क्लासिफिकेशन बाय फोल्ड इज डिस्कस्ड इन चैप्टर 13, वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस्ड है। फिलहाल हमारे पास जो है दैट इज चैप्टर 12। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर पीडीबी फॉर्मेट शो किया गया है। बिफोर गोइंग टू फॉर्मेट पर्टिकुलरली थ्योरेटिकल पार्ट, मैं आपको यहाँ पर वैसे ही ये जो है वो दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर अब आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो इसका स्ट्रक्चर, पहले पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर एनोटेशन पार्ट। उसके बाद इसका अमाइनो एसिड फील्ड आता है और फिर कोफैक्टर फील्ड आता है। स्ट्रक्चर एनोटेशन के अंदर स्ट्रक्चर के बारे में उसकी कि वो कौन सी टाइप है प्रोटीन की, उसके अलावा उसका नेम क्या है, उसका सोर्स कौन सा है, उसको किस काम में यूज़ किया जा सकता है या किस जो है वो पाथवे में यूज़ है, ये सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रक्चर एनोटेशन के पार्ट में आती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हेडर है दैट इज लाइएज, इट बिलोंग्स टू लाइएज फैमिली। और कौन से लाइएज में से? कार्बन लाइएज फैमिली से ये बिलोंग करती है। ये कब सबमिट करवाई गई थी या कब इसकी वो डेट ऑफ सबमिशन है? 3 जुलाई 95 में। एंड 1 DPNP, ये 4 लेटर कोड जो है इट इज द स्पेसिफिक नंबर, एक्सेशन नंबर है पीडीपी का। ठीक है, यहाँ पर जो ये लास्ट में होता है ये मोस्टली आपका अल्फा नुमेरल है होता है, कभी सिर्फ अल्फाबेट्स पे भी होता है। ये बेसिकली ये ज़्यादातर अल्फा नुमेरल पे कंसिस्ट होता है और 4 डिजिट होते हैं इसके अंदर, रिप्रेजेंटिंग योर पीडीपी, सॉरी पीडीपी एक्सेशन नंबर। ठीक है, इसके बाद जो है टाइटल आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबोडाइपयरिमिडीन फोटोलाइएज, इट इज द टाइटल कि ये किस चीज का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप डॉट्स देख सकते हो, इन डॉट्स के अंदर बहुत सारी और इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस भी इसमें बताई जाती हैं कि इसको किस तरह से कौन कौन सी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, इंक्लूडिंग इन योर रेजोल्यूशन एंड योर ऑपरेटर्स, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी जाती है। उसके बाद सोर्स है विच इज ऑर्गेनिज्म साइंटिफिक, दैट इज एस्क्रीशिया कोलाई। और कीवर्ड डीएनए रिपेयर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, एक्साइटेशन एनर्जी ट्रांसफर है। और अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो सोर्स के बाद भी 2 लिखा हुआ है। 2 इंडिकेट्स के सोर्स की पहले एक लाइन और थी, उसके बाद ये सेकंड लाइन है सोर्स की। इसी तरह ये कीवर्ड्स की भी सेकंड लाइन है। अगर कीवर्ड्स यहाँ तक एंड नहीं होते और नेक्स्ट, एक सेकंड, अगर यहाँ पर कीवर्ड्स एंड नहीं होते और यहाँ इसके बाद थर्ड लाइन पे आए तो यहाँ पर 3 और ऑनवर्ड इसी तरह ये चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन मिसिंग है। इस इंफॉर्मेशन मिसिंग में क्या होगा? स्ट्रक्चर के लिहाज से एनोटेशन होगी कि उसके हेलिक्स कहाँ कहाँ का मौजूद है, अल्फा हेलिक्स किस जगह मौजूद है, उसकी बीटा स्ट्रैंड्स किस जगह मौजूद हैं, उसके अंदर लूप्स कहाँ कहाँ मौजूद है, उसके अंदर टर्न्स कहाँ मौजूद है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसके स्ट्रक्चर एनोटेशन पार्ट में होती है। सेकेंड नंबर पे है अमाइनो एसिड फील्ड। यहाँ पर आपको सबसे पहले नजर आ रहा है ATOM, एटम। ठीक है, इट इज इंडिकेटिंग द स्पेसिफिक एटम कि ये एटम कौन सा है। ठीक है, उसके बाद दैट इज एटम नंबर। बी वेरी केयरफुल, वन अमाइनो एसिड कंटेन मल्टीपल एटम्स, इसलिए
अमाइनो एसिड या रेजिड्यू नंबर कम होगा, एटम नंबर हमेशा ज़्यादा होगा। हर अमाइनो एसिड के पास 10 रेजिड्यूज मौजूद होते हैं, बाकी उसके पास ज़्यादा हो सकते हैं। It is the 21st atom of your protein starting from N terminal. उसके बाद ये है एटम का नेम, दैट इज ND1 नाइट्रोजन, एंड D1 जो उसका मेन एटम है नाइट्रोजन का, ये वो नहीं है, ये किसी साइड चेन के साथ मौजूद एटम है। उसके बाद उसका है रेजिड्यू नंबर। अगर आपका ये मेन चेन होता तो ये सिंगल N मौजूद होता, आपके साथ में जो है दूसरे मौजूद ना होते। Next is residue name. For example, HIS is for histidine. 3 letter code of residue यहाँ पे use किया जाता है. After that is chain number. अगर आपके पास polypeptide chain है, for example हमें पता है hemoglobin जो है that is 4 chain that consist of 4 chains. तो उसके अंदर A, B, C, D whatsoever जहाँ तक भी chains हैं वो लिखे हुए होंगी। यहाँ पर A इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एक चेन है। अगर आपके पास दूसरी चेन होगी तो जहाँ पर A चेन के खत्म होंगे अमाइनो एसिड, उसके बाद B चेन के अमाइनो एसिड नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है जी रेजिड्यू नंबर। ठीक है, हिस्टडीन का नंबर है कि ये हिस्टडीन कहाँ पे मौजूद है, इट इज ऑन पोजीशन 3। उसके बाद ये आपके X, Y एंड Z कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ सिंगल एटम। यहाँ पर ND1 के 55.365 X कोऑर्डिनेट है, 27.866 इज Y कोऑर्डिनेट एंड 62.971 इज Z कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये जो तीनों हैं ये आपके X, Y एंड Z कोऑर्डिनेट्स हो गए। उसके बाद ऑक्यूपेंसी है कि ये अपनी ऑक्यूपेंसी जो है 1 इज अ मैक्सिमम। अगर वो सही जगह अपनी ऑक्यूपाई कर रहा है तो ऑक्यूपेंसी विल बी 1। अगर ये कम करता है तो उसकी ऑक्यूपेंसी कम हो जाएगी, और अगर ऑक्यूपेंसी 1 से कम हो तो हम उस एटम को सिग्निफिकेंट नहीं लेते कि उसके जो रिजल्ट आया वो सिग्निफिकेंट नहीं आया, उसके जो ये कोऑर्डिनेट्स है वो ठीक नहीं आ रहे। उसके बाद है टेम्परेचर फैक्टर कि इसके ऊपर कितने टेम्परेचर पे ये मेल्टिंग या टेम्परेचर कितना विड्रॉ विद होल्ड कर सकता है, ये उसकी कंडीशंस पे, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। लास्ट पे है एटम टाइप, दैट इज सिंगल रिप्रेजेंटेशन, कौन सा एटम टाइप है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वट एवर द एटम टाइप विल बी, वो यहाँ पर शो होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हिस्टाडीन एक और फिर उसके बाद ल्यूसीन, ये 2 रेजिड्यूज हैं जिनके कुछ एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। उसके बाद नीचे है हेट एटम्स। हेट एटम क्या है, ये को फैक्टर फील्ड है, इट कुड बी लाइगेंड, कोई आपका ड्रग मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल FAD यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, NADPH भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो भी को फैक्टर के तौर पे कहीं पे काम कर रहा होता है। इसी तरह जिंक आइन है, मेटालिक आइंस जो है, वो सारे को फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर होंगे। इनको इनका जो नाम रखा जाता है दैट इज हेट एटम, दैट इज हेट्रो एटम, कि ये मेन एटम नहीं है, मेन चेन के एटम्स नहीं है, ये हेट्रो एटम्स हैं। और उसके बाद उसी तरह इनका भी एटम नंबर होगा, एटम नेम होगा कि कौन सा एटम नेम है, उसके बाद रेजिड्यू नेम है, फिर उसके बाद उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन आइडेंटिफायर है। को फैक्टर फील्ड की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, आइडेंटिफायर होता है, ये आपके मेन चेन, जितनी भी मेन चेन्स हैं उनके खत्म होने के बाद आएगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन 4 चेन्स हैं तो ABCD हीमोग्लोबिन की मेन चेन्स के लिए है, और जो उसके साथ को फैक्टर अटैच होगा दैट इज आयरन एटम, तो उसका अगर साथ उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट हुआ है तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन रेजिड्यू विल बी E। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह रेजिड्यू नंबर है, ये रेजिड्यू नंबर इसी से आगे काउंट किए जाते हैं जो आपके ऊपर मेन चेन एटम के रेजिड्यू नंबर है। उसके बाद इसी तरह XYZ कोऑर्डिनेट, ऑक्यूपेंसी, टेम्परेचर फैक्टर एंड एटम टाइप। बट बी वेरी केयरफुल, इसके अंदर जो चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हैं यहाँ तक समझ आगे होगी, नीचे का इसको रीड आउट आप खुद कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये बेसिकली इसके अंदर क्या है कि आपके जो पूरी ये आपको एक लाइन दिखाई गई है, यहाँ से लेकर इस एक लाइन के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक देयर आर 80 करेक्टर इंक्लूडिंग दीज स्पेसेस। इन स्पेसेस को इंक्लूड करके 80 करेक्टर्स आ सकते हैं, नॉट मोर देन 80 करेक्टर्स पर लाइन। ठीक है, ये आपका PDP का फॉर्मेट है। ठीक है, बाकी इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना PDP फॉर्मेट को टिल पेज नंबर 184 फॉर योर ईज, ताकि आप लोगों को जो प्रॉब्लम है वो आप इसमें नेक्स्ट टाइम कर सको।
इजीली आप लोग इसको कर सको।